स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा में 1803 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक शिक्षा का विकास। पहले अंग्रेज़ों के आने से पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका अध्ययन करेंगे। अंग्रेज़ों के आगमन के समय भारत में देसी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च शिक्षा का प्रबंध था। इस समय शिक्षा प्राचीन परंपराओं पर आधारित थी। 19वीं सदी में भारत में देसी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत दो प्रकार की शिक्षा प्रणालियां प्रचलित थी, एक धर्म शिक्षा और दूसरी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी मंदिरों तथा मदरसों को प्राप्त थी। हरियाणा प्रदेश में भी शिक्षा की परिभाषा आजकल की परिभाषा से भिन्न थी, उसका स्वरूप भी भिन्न प्रकार का था। उस समय की शिक्षा के बारे में लोगों की धारणा थी कि जो व्यक्ति अपने परंपरागत धंधे में दक्ष हो, कुशल हो, वहीं शिक्षा होती है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षा हर आदमी के लिए अलग अलग मायने रखती थी। एक ब्राह्मण बच्चे के लिए इसका अर्थ था थोड़ा संस्कृत तथा धर्म ग्रंथों आदि का ज्ञान, जिससे वह अपने कर्मकांड करा सके। मुसलमान पीर फकीर के बालक के लिए अरबी तथा कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा थी। किसान के पुत्र के लिए कृषि की जानकारी तथा उसमें कुशल होना ही शिक्षा थी। शिक्षण संस्थाएं धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा दानशील लोगों की सहायता से चलाई जाती थी। शिक्षा देने वाले शिक्षकों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता था। ये उच्च अधिकारियों या शासकों तथा दानशील लोगों द्वारा दिए गए उपहारों से अपनी आजीविका चलाते थे। कुछ दानशील लोग उन्हें भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराते थे। मंदिरों और मस्जिदों में पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। तत्कालीन सरकारें इन शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। इस तरह की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्यों को मजबूत बनाना होता था। इस समय शिक्षा का माध्यम संस्कृत तथा फारसी भाषा थी। प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विद्यालय एवं फारसी विद्यालय थे। इस तरह की शिक्षा आमतौर पर उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को ही दी जाती थी। इस समय शिक्षण संस्थाओं की संख्या काफ़ी कम थी। अध्यापकों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता था। अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में हरियाणा पर अधिकार किया। इस समय हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। शिक्षा संस्थान कम थे। आम जनता के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस समय रोहतक, हिसार और गुड़गांव में कुल 70 हिंदू स्कूल थे, जिनमें 886 विद्यार्थी और 70 अध्यापक थे। इन जिलों में 27 मुस्लिम स्कूल थे, जिनमें 289 विद्यार्थी और 24 अध्यापक थे। करनाल में 1 स्कूल, पानीपत में 5 या 6 स्कूल थे। शेष भागों में 18 स्कूल थे, जिनमें 227 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में हरियाणा पर अधिकार किया। हरियाणा में ब्रिटिश सरकार ने प्रारंभ में शिक्षा के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को शिक्षित करना अपना कर्तव्य नहीं मानती थी। कुछ व्यक्तिगत और निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के प्रसार से कंपनी के अधिकारी भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे। उनके दिमाग में यह बात बैठ गई कि ब्रिटिश हितों की सुरक्षा के लिए भारतीयों के एक शिक्षित वर्ग को तैयार करना आवश्यक है, जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का हिमायती हो। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 ईस्वी में शुरू किए गए। 1813 के 4 ट्रैक्ट द्वारा सर्वप्रथम कंपनी के संचालकों ने भारत के लोगों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वह 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के कार्यों पर खर्च करें। यह राशि साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए तथा भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए और अंग्रेजी प्रदेशों के निवासियों में विज्ञान के प्रारंभ और उन्नति के लिए खर्च किया जाना था। इस योजना को 1823 ईस्वी तक लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि यह निश्चित नहीं किया गया कि किस प्रकार की शिक्षा के विकास पर यह राशि खर्च की जाए। शिक्षा अंग्रेजी भाषा में दी जाए या भारतीय भाषाओं में। 1823 ईस्वी तक हरियाणा प्रदेश में अंग्रेजी सरकार की ओर से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। इस धन को खर्च करने के लिए सरकार द्वारा जन शिक्षा समिति की स्थापना की गई। नेक्स्ट है विलियम फ्रेजर के प्रयास। कंपनी के शासनकाल में हरियाणा में एक अंग्रेज अधिकारी विलियम फ्रेजर, जो असिस्टेंट पद पर कार्यरत था, इसने हरियाणा में आधुनिक शिक्षा के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किए।
इसने सोनीपत परगने में 1816 से 1822 ईस्वी तक 4 स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों को चलाने के लिए विलियम फ्रेजर को अलग नीति अपनानी पड़ी। उसने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हर बच्चे को 1 रुपया प्रति मास और उसके अभिभावकों को 1 सेर आटा प्रतिदिन के हिसाब से देना शुरू किया। यह गरीब बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रयास था। विलियम फ्रेजर के इन स्कूलों में हिंदी तथा उर्दू में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। वह इन स्कूलों में विज्ञान, अंग्रेजी, फारसी की शिक्षा भी देना चाहता था, परंतु संसाधनों की कमी के कारण उसे सफलता नहीं मिली। फिर भी विलियम फ्रेजर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है जन समिति की स्थापना। कंपनी सरकार ने भारत में शिक्षा विकास तथा शिक्षा के क्षेत्र की गतिविधियों के संचालन के लिए 1823 में एक जन शिक्षा समिति की स्थापना की। इस समिति का मुख्य कार्य सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर नियंत्रण रखना तथा वित्तीय संबंधी अनुदान व्यवस्था का निरीक्षण करना था। विलियम फ्रेजर ने इस कमेटी के सामने हरियाणा के स्कूलों के लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराने की अपील की, क्योंकि गांव में गरीब किसान और जनसाधारण के बच्चे साधनहीन हैं। उनकी सहायता करना जरूरी है, उन्हें शिक्षा से सही लाभ होगा। इस समय गरीब बच्चों को शिक्षा देने का सरकार का मुख्य ध्येय होना चाहिए। विलियम फ्रेजर की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया। 29 नवंबर 1823 को जन समिति ने यह कहकर उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि यह हमारी नीति के विरुद्ध है। अंग्रेजी सरकार की उस समय यह नीति थी कि शिक्षा पर जितना भी खर्च किया जाए वह भारतीय समाज के अधिक सम्मानित वर्ग के लोगों पर ही खर्च किया जाए। सरकार की यह नीति निजी स्वार्थ के कारण बनी थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव संपन्न और सम्मानित लोगों के कंधों पर टिकी हुई थी, इसलिए सरकार उनका समर्थन प्राप्त करना चाहती थी। सरकार के इस रवैये से विलियम फ्रेजर को निराशा हुई। उसके गरीब बच्चों को शिक्षा देने के सपने टूट गए। विलियम फ्रेजर को मजबूरन हरियाणा में खोले गए स्कूल बंद करने पड़े। यहाँ कुछ संस्थाएं भी थी जहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। इस संस्थाओं में थानेसर जुलाना के संस्कृत विद्यालय तथा भिवानी का शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम काफ़ी प्रसिद्ध थे। इन विद्यालयों में संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। झज्जर और पानीपत में इस्लामी शिक्षा के उच्च विद्यालय थे। उच्च शिक्षा केंद्रों में दिल्ली कॉलेज इस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध था। इस कॉलेज की नींव 1792 में रखी गई और यह दान आदि से चलता था। 1823 ईस्वी के बाद इसे सरकारी ग्रांट भी मिलनी शुरू हो गई। यहाँ अरबी, फारसी, गणित, इतिहास की उच्च शिक्षा दी जाती थी। 1828 ईस्वी में यहाँ अंग्रेजी भी पढ़ाई जाने लगी। पश्चिमी शिक्षा के लिए 1829 में अलग विभाग की स्थापना की गई। पानीपत में जन्मे प्रोफेसर रामचंद्र लाल ने दिल्ली कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया। उनकी पुस्तक ट्रीटाइज ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आज भी लोकप्रिय है। हरियाणा के बहुत से छात्र यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। 1830 ईस्वी में इस कॉलेज के कुल छात्रों की संख्या 164 थी। शिक्षा पाश्चात्य भाषा में दी जाए या देसी भाषाओं में, इस विवाद का अंत 1835 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी के अधिकारियों को 26 जून 1829 को लिखा कि जो संस्थाएं उनके अधीन हैं उनमें पश्चिमी शिक्षा दी जाए और उसी पर सब खर्च किया जाए। गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का कट्टर समर्थक था। मैकाले की यह योजना थी कि भारत के उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम द्वारा शिक्षित किया जाए। 7 मार्च 1835 को मैकाले की योजना स्वीकार कर ली गई। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि कंपनी सरकार भारत में यूरोपीय साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से प्रयास करे और सभी खर्चे इसी उद्देश्य से किए जाएं। 1833 के एक्ट के अनुसार हरियाणा को बंगाल से हटाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत का भाग बना दिया, जिसे आजकल उत्तर प्रदेश कहा जाता है, परंतु 1843 ईस्वी तक इसकी शिक्षा से संबंधित स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। नेक्स्ट है जेम्स थॉमसन के प्रयास। 1843 ईस्वी में जेम्स थॉमसन उत्तर पश्चिमी प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। इसने शिक्षा के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए। उनका मानना था कि यदि निर्धन तथा किसान के बच्चों को शिक्षा दी जाए तो गरीबी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है तथा इन गरीबों को महाजनों और साहूकारों के शोषण से भी बचाया जा सकता है। जेम्स थॉमसन ने अपनी देशी शिक्षा की योजना
सरकार के सामने प्रस्तुत की। इसमें देसी स्कूलों को सरकारी मदद देने का प्रावधान रखा गया। देसी स्कूलों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। इस योजना के अनुसार छोटे स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाना बंद कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में कृषि विज्ञान तथा क्षेत्र मिति पढ़ाने की व्यवस्था की गई। शिक्षा विभाग का गठन किया गया। जेम्स थॉमसन के प्रयासों का असर हरियाणा में दिखाई देने लगा। 1850 ईस्वी तक हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में 150 स्कूल और शहरी क्षेत्रों में 338 स्कूल चल रहे थे। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड डिस्पैच। 1853 के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। सर चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा की एक बृहत योजना तैयार की। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नंबर 1, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। नंबर 2, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया जाए। नंबर 3, गाँव में देसी भाषा के विकास के लिए प्राथमिक पाठशालाएं और इनके ऊपर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और कॉलेज खोले जाएं। नंबर 4, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाए। नंबर 5, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 6, निजी शिक्षण संस्थाओं को बिना भेदभाव के सरकारी अनुदान दिए जाएं। नंबर 7, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएं जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करवाना हो। नंबर 8, विभिन्न प्रांतों में शिक्षा निदेशक बहाल किए जाएं। लोक शिक्षा विभाग का भी प्रावधान किया गया। हरियाणा में भी इसे लागू किया गया। इस योजना के फलस्वरूप हरियाणा में शिक्षा का विकास हुआ। तहसीलदारी स्कूल। 1854 के चार्ल्स वुड घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने हरियाणा में तहसीलदारी स्कूल खोले। गुड़गांव और रोहतक में 1856 में तहसीलदारी स्कूल खोले गए। इनमें भाषाओं के अध्ययन के अतिरिक्त गणित, ज्योतिष, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन कराया जाता था। हल्काबंदी स्कूल योजना भी शुरू की गई। इसके अनुसार प्रत्येक 10-20 गांवों पर एक स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई। कस्बा स्कूल पलवल, शाहबाद, थानेसर, झज्जर, हांसी, सढौरा, लाडवा, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत और बहादुरगढ़ में खोले गए। इन स्कूलों को चलाने के लिए सरकार तथा सामाजिक संगठन आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते थे। यह योजना ठीक प्रकार से लागू भी नहीं हो पाई थी कि 1857 का विद्रोह शुरू हो गया, जिस कारण सरकार का ध्यान शिक्षा से हट गया। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि 1857 ईस्वी तक हरियाणा शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। जो शिक्षा संस्थान थे उनमें शिक्षा का स्तर काफ़ी सामान्य था। विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का भी अभाव था। निम्न वर्ग तथा स्त्री शिक्षा की अवहेलना की जा रही थी। उच्च शिक्षा के लिए हरियाणा में एक भी कॉलेज की स्थापना नहीं की गई थी। सरकार ने भी इस दिशा में जो कार्य किए वह किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। तो स्टूडेंट्स, ये थे हरियाणा में 1803 से 1857 ईस्वी तक शिक्षा का विकास, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।